मैं पहाड़ों में शहद खरीदने के लिए 10 लाख रुपए नकद लेकर आया था, लेकिन जैसे ही मैं शहद की खेप लादने की तैयारी कर रहा था, मधुमक्खी पालकों ने मिलकर अचानक कीमतें बढ़ा दी। उन्होंने उन सभी कीमतों से मुकर गए जिन पर हमारी पहले सहमति बनी थी। यहाँ तक कि उन्होंने कसम खाकर कहा कि वे शहद को बैरलों में ही सड़ने देंगे, पर मुझे नहीं बेचेंगे। बॉस शू, अभी बाजार में भाव 80 प्रति कैटी चल रहा है। मिस्टर शू, ये आंटी जांग के दामाद सोंग जे हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और इनकी पृष्ठभूमि अर्थशास्त्र की है। इसलिए उन जाने पहचाने मधुमक्खी पालकों को देखते हुए जो सभी सोंगजे के पीछे छिपे थे और जिनकी नजरें इधर उधर भटक रही थी, मुझे एहसास हुआ कि मामला इतना सीधा सादा नहीं था। बातचीत लेकिन मेरे चेहरे पर फिर भी मुस्कान थी। समय कम है, चलो पहले सामान लोड कर लेते हैं। जब सब कुछ लोड हो जाएगा तब हम आराम से बैठकर इंतजार। आंट जांग को भीड़ से तेजी से बाहर आते देखा गया। उन्होंने अपनी बाहें चलो देखते हैं। मैं जांग एंटी, आपका इससे हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यह लिखित रूप में है। शर्तें यह हैं कि डिलीवरी आज होगी और पेमेंट कैश में किया जाएगा। क्या आप इस पास ही खड़े सोंग से अचानक हंस पड़े। ईमानदार लोगों को डराने के लिए अपनी वो पुरानी घिसी पिटी बातें मत दोहराओ। यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है। यहाँ सब कुछ बाजार के सिद्धांतों के अनुसार ही चलना चाहिए। फिर वह वे अब ऑनलाइन 80 से भी ज्यादा में बिक रहे हैं। और मैंने एक मधुमक्खी पालक को अपना फोन निकालकर कीमतों का स्क्रीनशॉट दिखाते हुए देखा और सोंगजे एक शरारती मुस्कान के साथ, जो कीमत आपने बताई है, खैर क्या वह थोड़ी ज्यादा ही अनुचित नहीं है? हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी मैंने धैर्य से उसे पूरी बात समझाई। मिस्टर सोंग, आप चीजों का हिसाब इस तरह नहीं लगा सकते। सबसे पहली बात तो ये कि वह आंकड़ा खुदरा कीमत रिटेल प्राइस को दिखाता है, न कि खरीद कीमत प्रोक्योरमेंट प्राइस को। दूसरी बात, व्यापार करने के लिए अनुबंध की भावना के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी होती है। 1 महीने पहले जब कोई और शहद खरीदने को तैयार नहीं था, तब फिर मैंने अपने पैरों के नीचे की सड़क की ओर इशारा किया। इस सड़क को खुद बनवाने में मैंने 2 लाख रुपए खर्च किए थे और वे धौंकनियां जो वहां रखी हैं, वे भी मैंने ही मुहैया कराई थी। अगर हम पूरी तरह से वह तुम्हारी अपनी मर्जी थी तुमसे। अगर आप इसे खुद ठीक करने का फैसला करते हैं तो ये आपका अपना संक कॉस्ट। मैं हैरानी से आंटी जांग को घूरता रहा। अभी 1 महीना पहले ही तो वह बस एक सीधी सादी किसान थी जो सिर्फ इतना कहती थी, धन्यवाद बॉस। मगर अब वह सचमुच संक कॉस्ट्स जैसे आर्थिक शब्द इस्तेमाल कर रही थी। मैं तो बस गांव वालों को कुछ बुनियादी बातें याद दिलाने में मदद कर रहा हूं, ताकि वे बेईमान मुनाफाखोरों के हाथों ठगे न जाएं। और तो और कहीं ऐसा न हो कि वे उन बदमाशों को उनकी ही अवैध साफ साफ कहते हैं। आखिरकार इसमें आपका ही फायदा है। तो अब बकवास बंद करते हैं। इस शहद की कीमत अब भी $30 ही है। जब तक आप सड़क बनाने के काम को ध्यान में रखते हुए हम 80 की जिद नहीं करेंगे। सोंगजे ने अपनी खुली हथेली ऊपर उठाई और उसे ठीक मेरे चेहरे के सामने लहराया। 50 प्रति जिन, एक भी पैसा कम नहीं। 50? ग्रेड 1 शहद के लिए अभी राष्ट्रीय स्तर पर खरीद का मानक मूल्य सिर्फ 35 से 38 है। फिर भी आप यहाँ आते ही सीधे 50 की मांग कर रहे हैं। आप तो हमें लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या फैसला है? आखिरकार शहद तो हमारे ही कब्जे में है। अगर आपके वह 15 भारी भरकम ट्रक खाली वापस जाते हैं तो आपको कम। वह मेरे एकदम करीब झुक गया और अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला, बॉस शू, तुम चावल का यह पूरा जत्था वापस ले जाओगे, इसे दोबारा पैक करोगे और 120 में बेचोगे। जाहिर है इसमें से मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा हमें भी देने की मांग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा सा सूप ही तो चाहिए, ज्यादा। बॉस शू, अभी हर किसी के लिए हालात मुश्किल हैं और बाजार के रेट सचमुच बढ़ गए हैं। इसे बस एक नेकी क्यों न मान लिया जाए? आखिर आपके लिए $50 का मतलब बस थोड़ा। मैं कम मुनाफे पर भी राजी था। असल में तो मैंने 38 युआन की कीमत देने की तैयारी की थी। यह कीमत उन लोगों के प्रति मेरी हमदर्दी का एक इशारा थी जो इस कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे थे। यह मेरी ईमानदारी का सबूत था। लेकिन अब जब मैं इन बेकाबू लोगों की भीड़ का सामना कर रहा हूं जो मेरी नेकी को मेरी कमजोरी समझ रहे हैं और मेरी कोशिशों को हल्के में ले रहे हैं, तो अपनी ईमानदारी दिखाना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सुअरों के आगे मोती बिखेर रहा हूं। मैं जितना ज्यादा इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा बेचैन होता जाता। फिर भी
तो मैंने एक गहरी सांस ली और अपने सूट की जेब से कॉन्ट्रैक्ट निकाला। 50 युआन तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं थे। हालांकि यह देखते हुए कि हर कोई सचमुच उस कड़ाके की ठंड से प्रभावित हुआ था और उनका मनोबल भी स्वाभाविक रूप से हिल गया था, मैं थोड़ी रियायत देने को तैयार था। सोंगजे की आंखें चमक उठीं। उन्हें लगा कि मैं मान गया हूँ। मैं कोई जिद करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैंने कहा। 38 युआन यही सबसे ज्यादा कीमत है जो मैं अभी दे सकता हूँ। उस समय बाजार में यह अधिग्रहण की सबसे ज्यादा संभव कीमत थी। मुझे लगा कि मैंने उन्हें इज्जत बचाने का एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है कि अगर उनमें जरा भी समझदारी होती तो वह बस आसान रास्ता चुन। 38, क्या तुम मुझे किसी भिखारी की तरह? सोंगजे ने खुद माना कि सीक्रेट विजडम की कीमत 80 है, लेकिन हमें मिस्टर जू, क्या आप हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये 51 है, एक पैसा भी कम नहीं। अगर आप इस बारे में गंभीर नहीं हैं, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। हम ये शहद खुद ही लाइव स्ट्रीम के जरिए बेचेंगे। जब हम इसे बाद में 100 में बेचेंगे तो बदनीयत व्यापारियों हमारे फेंगनोंग गांव से, फेंगनोंग जिनकी भावनाएं गुस्से से बेकाबू हो गई थीं, हंगामा मचा रहे थे। कुछ तो मेरे ड्राइवर को धक्का मुक्की भी करने लगे। जब मैंने इन डरावने चेहरों की भीड़ को देखा तो मेरी गाड़ी की डिक्की में रखे पैसे मुझे अचानक बिल्कुल बेतुके लगने लगे। पहले पहाड़ों की खतरनाक सड़कों की वजह से यहाँ का शहद साल दर साल बिना बिके रह जाता था और उसकी कीमत 15 युआन प्रति। मैंने खास तौर पर फ्रूट ग्रेड ज्यादा घनत्व वाले छत्ता सिस्टम का एक बैच ऑर्डर किया और तापमान मॉनिटरिंग वाले कई 100 नए तरह के मधुमक्खी के छत्ते बनवाने का काम शुरू करवाया। ये सभी मैंने गांव वालों को देने के लिए पहले ही गांव भिजवा दिए थे। अचानक पूरे देश में एक अनोखी ठंड पड़ गई। पतझड़ के मौसम में एक जबरदस्त शीत लहर आ गई। उत्तर में मौजूद मधुमक्खी पालन केंद्रों को पाले से काफी नुकसान हुआ, जबकि दक्षिण के कई बड़े इलाकों में लगातार बादल छाए रहने और बारिश की वजह से शहद का उत्पादन आधा रह गया। तब तक बाजार में कीमत बढ़कर 35 युआन प्रति कैटी हो गई थी। इसलिए मैंने एक फैसला किया, अपनी कीमत बढ़ाने का। मैंने वित्त विभाग, मिस्टर जू, क्या कॉन्ट्रैक्ट की कीमत शुरू में 30 नहीं थी? इस हालिया बढ़ोतरी से इस मामले में दूर की सोचो। इसे शेयरों को खरीदने के लिए एक प्रीमियम चुकाने जैसा समझो। उन्हें यह देखने दो कि प्रेसिडेंट जू के साथ बने रहने का मतलब है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे सच में यकीन था कि मेरी ईमानदारी के बदले मुझे सच्ची वफादारी मिलेगी, लेकिन लगता है कि आखिर में मैं बस खुद को ही धोखा दे रहा था। ठीक है, तो जाओ और उन्हें खुद ही बेच डालो। मैंने सिर हिलाया, अपने हाथों में पकड़े कॉन्ट्रैक्ट को धीरे से मोड़ा, उसे वापस अपनी जेब। बूढ़ा चेन एक पल के लिए जम सा गया। मिस्टर शू, क्या हम सच में जा रहे हैं? हम इतनी दूर तक 15 गाड़ियां लेकर आए हैं। ईंधन पर ही हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है। क्यों ना हम इस बारे में आखिरी बार बात कर लें? हमें 40 दे दीजिए, बस बहुत हो गया। लाओ चेन, ये बात याद रखना, अगर व्यापार में पैसे डूब जाएं तो उन्हें दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई तुम्हारी गर्दन पर सवार होकर तुम पर गंदगी फैलाए और तुम्हें फिर भी मुस्कुराते हुए उससे मिन्नतें करनी पड़े, तो तुम फिर कभी सीधे सिर उठाकर नहीं चल पाओगे। आदेश का पालन करो। हाँ, सब लोग वापस शहर की ओर चलो। यह नजारा साफ तौर पर हर किसी की उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। उन्हें तो शुरू में लगा था कि मैं दया लाखों युआन बर्बाद हो जाने और अपनी बेइज्जती सबके सामने जाहिर हो जाने पर सोंगजे गुस्से से आग बबूला हो गया। वह मेरी तरफ लपका और अपनी उंगली सीधे मेरी नाक के सामने अड्डा दी। जू गुयुआन, यहाँ से हिलने की हिम्मत भी मत करना। अगर आज तुम यहाँ से चले गए तो भविष्य में चाहे तुम घुटनों के बल रेंगते हुए हमारे पास भीख मांगने भी आओ, तब भी हम तुम्हें एक चीज भी नहीं बेचेंगे। मैं जहाँ था, स्वर्ग देख रहा है। लोगों को ईश्वरीय दंड की धमकियों से डराना बंद करो। हम तो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए 100 चीजें बेच सकते हो, तो मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह जबरदस्त दौलत मेरे यानी जू के लिए संभालना बहुत मुश्किल है। तुम इसे खुद ही रख लो। यह कहकर मैं बिना पीछे मुड़े गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही गाड़ियों का काफिला पहाड़ी दर्रे से गुजरकर आंखों से ओझल हुआ, फेंगचुन गांव में जोरदार जय जयकार गूंज उठी। मेरे वहां से निकलते ही सोंगजे गांव समिति के बड़े, यह पूंजीपतियों का कागजी शेर है। वह केवल दिखावा कर रहा है क्योंकि वह जानता है कि अब वह हमारे खून पसीने। सोंगजे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अपनी बेइज्जतियों से तुमने बड़े बॉस को भी भगा दिया। बिल्कुल,
हमारी सीक्रेट रेसिपी इतनी उम्दा क्वालिटी की है कि हम इसकी नीलामी भी कर सकते हैं। चलो सोंगजे की सलाह मानते हैं। हम एक लाइव स्ट्रीम करेंगे और उस दोपहर फेंगनोंग गांव में ऐसा माहौल था मानो लूनर न्यू ईयर का त्योहार हो। वे पूंजी पर मिली जीत के जश्न में डूबे हुए थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपने ही हाथों से उस इकलौती जीवन रेखा को काट दिया था जो इस दूर दराज के पहाड़ी गांव को आधुनिक व्यापारिक दुनिया से जोड़ती थी। उन्हें लगा कि उन्होंने एक खून चूसने वाले भेड़िए को भगा दिया है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि जिसे उन्होंने बाहर निकाला था बॉस। सड़क की मरम्मत पर हमने जो 200 खर्च किए, साथ ही कोल्ड चेन की जमा राशि और धौंकनी बेलोज की लागत, इसे अपनी पढ़ाई की फीस ही समझ लीजिए। इसके अलावा लीगल डिपार्टमेंट को सूचित करें कि वे फेंगनोंग गांव के उन सभी किसानों पर मुकदमा चलाने की तैयारी करें जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है शहद की उस कमी के बारे में क्या किया जाए। युनचेंग में मौजूद बेस से संपर्क करो। भले ही कीमत थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन वे भरपूर सप्लाई की गारंटी दे सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें थोड़ा कम मुनाफा हो, हम अपनी इज्जत के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकते। काम सौंपने के बाद मैंने अपना फोन देखा और पाया कि सोंगजे ने एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर फेंगनोंग जीग नाम से एक अकाउंट बनाया था। उसने अभी अभी एक नया वीडियो अपलोड किया था। कॉलेज से पढ़ा लिखा नौजवान घर। जब मैंने लाइव स्ट्रीम रूम पर क्लिक किया तो वहां पहले से ही 200-300 लोग मौजूद थे। मैंने उसे झांग शेन परिवार के आंगन में खड़े देखा। उसके पीछे दर्जनों बड़े बड़े नीले बैरल ढेर लगे हुए थे, वही बैरल जो मैंने वहां भिजवाए थे। रोशनी मध्यम थी और वीडियो की क्वालिटी भी धुंधली थी। सोंगजे, जो एक बेडहब सा सूट पहने हुए था, कैमरे की तरफ मुंह किए, पूरी जान लगाकर, जैसे उसकी जिंदगी मौत का सिर्फ 88 युआन प्रतिदिन, 5 सॉग, आपके दरवाजे तक फ्री शिपिंग। उन्होंने एक चम्मच पकड़ा हुआ था जिसे मैंने असल में चखने के लिए मंगाया था। उन्होंने उससे एक चम्मच शहद निकाला और कैमरे के सामने उसकी रेशमी बनावट दिखाई। जरा उस नारंगी रंग को देखिए, जरा उस लटकती हुई धार को देखिए। आप में से जो लोग इसके बारे में जानते हैं वे कमेंट्स में खाना चाहता हूँ टाइप करें। आंटी जांग और कुछ दूसरी बुजुर्ग औरतें बैकग्राउंड में। 88 बहुत महंगा है, सुपरमार्केट में वे इसे। अरे ऊपर वाले, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये असली। क्या स्ट्रीमर के पास खाद्य व्यवसाय लाइसेंस है? क्या इस पर एससी का निशान? कौन सी कुरियर सर्विस इस्तेमाल की जाए? हम अपने खुद के कृषि उत्पाद बेचते हैं जिन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, इसलिए हमें उन उलझन भरे लाइसेंसों की कोई जरूरत नहीं है। हम पूरे देश में मुफ्त शिपिंग भी देते हैं और सुरक्षा की गारंटी भी। यह देखकर मैंने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी और मन ही मन हौसा। अज्ञानता ही सुख है। उन्हें लगता है कि लाइव स्ट्रीम के जरिए सामान बेचना बस फोन पर चिल्लाना और पैसे मिलने का इंतजार करना है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि बिना किसी ब्रांड एंडोर्समेंट के लोगों एक्सप्रेस डिलीवरी के दौरान सामान के खराब होने की दर बहुत ज्यादा है। बिना किसी पेशेवर शॉक एब्जॉर्बर और खास तौर पर बने फोम बॉक्स के शिपिंग के दौरान खाने की 5 बोतलें टूट सकती हैं। सबसे अहम बात यह है कि उनके पास खाने के सामान के उत्पादन का लाइसेंस नहीं है और वे छोटे पैमाने पर खुद बनाकर और खुद ही बेचकर काम करते हैं। हालांकि कुछ नीतियों के तहत इसकी इजाजत है, लेकिन एक बार किसी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने और पेशेवर नकली सामान बनाने वालों के इस प्राइस रेंज में पैकेजिंग, सर्विस और लॉजिस्टिक्स को लेकर कस्टमर्स की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। लग्जरी सामानों की कीमतों पर सिर्फ साधारण प्लास्टिक की बोतलों में पैक किए गए प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करना बस एक कोरी कल्पना है, और हुआ भी यही। जल्द ही दिक्कतें सामने आने लगी। लाइव स्ट्रीम के पहले ही दिन गांव लौटे कॉलेज स्टूडेंट की नई बात का फायदा उठाते हुए और अपने पर्सनल सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करके वे हमने शहद को अलग अलग हिस्सों में बांटा, फिर उन्हें बेतरतीब ढंग से कार्डबोर्ड के डिब्बों में ठूंस दिया। पैकिंग के लिए हमने सिर्फ कुचले हुए अखबार का इस्तेमाल किया और उन्हें भेज दिया। सिर्फ शिपिंग का खर्च ही हर ऑर्डर पर 12 युआन आया। सोंगजे ने शुरू में जो वादा किया था कि हमारा मुनाफा 2 गुना हो जाएगा, वह शिपिंग और पैकिंग की फीस कटने के बाद काफी कम हो गया। फिर भी सब कुछ मिलाकर 88 युआन की बिक्री कीमत पर हमें विपदा शुरू हो गई। सोंगजे को क्या हो गया है? उसका फोन लगातार बज रहा है और सोंगजे कांग पर लेटा हुआ था और अमीर बनने के सपने देख रहा था। तभी उसने बेसब्री से वह फोन अपने हाथ में लिया जो उसे दिया गया था।
लेकिन फोन देखते ही उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। स्क्रीन पर रिफंड की रिक्वेस्ट और तीखी समीक्षाओं की बाढ़ आ गई थी। ग्राहकों ने खराब पैकेजिंग की शिकायत की थी, जिसकी वजह से शहद लीक हो गया था। कुछ लोगों ने तो शहद की क्वालिटी पर ही सवाल उठा दिए थे और कुछ ने तो उसे रिपोर्ट करने की धमकी भी दे डाली थी। सोंगजे ने शिकायतों की दर बहुत ज्यादा होने और साथ ही खाने के सामान के वितरण से जुड़ी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध न करा पाने की वजह से सोंगजे का फंगनुजेग अकाउंट तुरंत बैन कर दिया गया और उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी फ्रीज कर दी गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि जिन ग्राहकों को खराब हालत में सामान मिला था, उन्होंने न सिर्फ पैसे वापस मांगे बल्कि अपने खराब हुए कपड़ों और फर्श के लिए मुआवजा भी मांगा। महज एक हफ्ते के अंदर 300 से ज्यादा बेचे गए, लेकिन उसने फौरन ही उसका एक बुरा रिव्यू लिख दिया। पूरे कमरे में बिखरे हुए चिपचिपे और वापस आए हुए पैकेजों को देखकर और अपने फोन पर अकाउंट फ्रीज होने का लाल रंग का नोटिफिकेशन देखकर, हे भगवान, अब मैं भला क्या करूं? मैंने जमीन की फीस में हजारों रुपए लगा दिए हैं, पर बदले में एक भी पैसा नहीं मिला। और अब तो यह वैज्ञानिक नहीं है, ऑनलाइन तो इसे ऐसे नहीं सिखाया जाता। सोंगजे एक कोने में दुबका हुआ था और उसे जोरों का पसीना आ रहा था। उसका वह पहले वाला रौबदार अंदाज, जिसमें वह दवात के ऊपर रखा चौकोर गोला घुमाता था, पूरी तरह से गायब हो चुका था। सबसे बुरी बात तो यह थी कि पैकेजिंग के लिए अस्वच्छ बर्तनों का इस्तेमाल करने और उस समय तापमान बढ़ने के कारण वह मूल रूप से उच्च गुणवत्ता वाला शहद बिना किसी पेशेवर मधुमक्खी पालन और स्टरलाइजेशन, उस शराबी का जिसके रवैये में अब थोड़ी बहुत कड़वाहट झलकने लगी थी। लाइव स्ट्रीमिंग अकाउंट हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। यह ठीक वैसे ही था जैसे किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। इससे फेंगनोंग गांव में कुछ समय के लिए जो बनावटी जोश पैदा हुआ था, वह पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। गांव समिति के दफ्तर के आंगन में, जहां मधुमक्खी पालकों की भीड़ वापसी के शिपिंग लेबल हाथों में थामे गर्म तवे पर चींटियों की तरह इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी। यह टॉप क्वालिटी जंगली शहद है। एक बार बात, हमारे बॉस तो इस चीज के लिए लगभग शोर ही मचा रहे हैं। सोंगजे, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह भरोसेमंद है? हमने शिपिंग के खर्च में पहले ही हजारों रुपए लगा दिए हैं, अब हम और ज्यादा निश्चिंत रही। मैं उनसे तुरंत। सोंगजे ने अपना फोन निकाला और पूरे गांव के सामने उन कृषि उत्पाद खरीदने वाली कंपनियों के नंबर डायल करना शुरू कर दिया जिन्हें उसने ऑनलाइन ढूंढा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि फेंगनोंग गांव में अपने दूसरे दिन मैंने प्रांतीय कृषि उद्योग संघ के ग्रुप चैट में निष्पक्ष रूप से बताया कि वहां क्या हुआ था। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा डर एक ऐसा सप्लायर होता है जिसमें ईमानदारी की कमी हो। नतीजतन जब सोंगजे ने फोन करना शुरू किया तो उन्हें जो प्रतिक्रियाएं मिलीं वे काफी हद तक एक जैसी थीं। क्या आप? हाँ बिल्कुल, आप जान। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये वही शिपमेंट है जिसे मिस्टर जू ने लेने से मना कर दिया था, है ना? आप लोगों में तो सचमुच बहुत हिम्मत है। मैं निश्चित रूप से किसी उलझी हुई स्थिति में नहीं फंसना चाहता। मेरा इरादा अभी भी बॉस जू के साथ व्यापार करने का ही है। सोंगजे के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए वह फेंगनोंग की ओर मुड़। बाजार में इसकी कीमत आम तौर पर 80 है, लेकिन मैं तुम्हें एक बढ़िया डील देता हूँ, 60 में ले लो। 80? क्या तुम अभी भी सपनों की दुनिया में जी रहे हो? बॉस जांग ने तुम्हें 38 का ऑफर दिया था, तब तुमने नहीं बेचा, और अब तुम मेरे पास सड़क के किनारे सामान बेचने वाले एक मामूली आदमी के पास पैसे की उम्मीद लेकर आए हो। मैं ज्यादा। सोंगजे ने एक के बाद एक दर्जन भर से ज्यादा फोन कॉल किए। कुछ मामलों में फोन तुरंत काट दिया गया तो कुछ में फेंगनोंग गांव का जिक्र करते ही सामने से ताने और मजाक सुनने को मिला। कुछ लोग तो यहाँ तक चले गए कि उन्होंने उन्हें सीधे सीधे गालियां दी और उन्हें बखेड़ा खड़ा करने। मैंने सुना कि तुम लोगों ने बॉस शू को भगा दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन तुम्हारे उस शहद की साख अब खराब हो चुकी है। मैं उसे तुमसे खरीद लूंगा $10 प्रति पाउंड के हिसाब से। तुम्हारी साख खराब होने की बात को मैं अपने। सोंगजे ने बिना देखे ही फोन उठा लिया और फिर काट दिया। पूरे गांव समिति परिसर में मौत जैसे। सोंगजे, तो इसका मतलब यह था, जब तुमने तरबूज के एक मामूली छिलके के लिए इतनी छीना। झपटी, अरे तुम बेकार और निकम्मे कहीं के। मैं तुमसे कह रहा हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह उस सू गीवान का काम है, जरूर उसी ने किया होगा। वह हम। मिस्टर जू ने आपको $38 देने की पेशकश की थी, लेकिन आपने बेचा नहीं, आप 80 पर अड्डे रहे। अब यह गड़बड़ देखिए, वह मेरे शिपिंग खर्चों को पूरा करने के लिए सिर्फ $10 देने को तैयार हैं। आखिर बिल्कुल सही, मेरा पैसा डूब गया।
और तो और घर पर शहद की जो 2 बाल्टियां मेरे पास थीं, उन्हें अलग फेंगनोंग के कर्मचारी तुरंत ही बेकाबू हो गए। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए ये लोग, जिन्हें कभी आदर्श मानकर पूजा जाता था, अब अछूत बन गए थे। हर कोई उन्हें कोस रहा था और उनका पीछा कर रहा था। सोंगजे को इतनी जोर से धक्का मुक्की की गई कि वह लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था। उसके कभी सजे, संवरे और चिकने बाल अब चिड़ियों के घोंसले की तरह बिखरे हुए थे। अपने दफ्तर में बैठा अपने मुखबिर द्वारा भेजी गई ऑडियो क्लिप सुनते, नियम भी आपको बिना किसी रहम के कुचल देंगे। मुझे जानबूझकर किसी को ब्लैकलिस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस सच बताना है। और यह सिस्टम जो विश्वसनीयता को इतनी ज्यादा अहमियत देता है, उन्हें अपने आप बाहर निकाल देगा। फिर भी किसानों के लिए यह सबसे बड़ा झटका नहीं था। अगर एकमात्र समस्या अपनी फसल न बेच पाने की होती, तो वे उसे बेचने के लिए बस अपनी कीमतें कम कर सकते थे, या शायद उसे कुछ समय के लिए खुद इस्तेमाल करने के लिए रख सकते थे। लेकिन ऐसा लगा दोपहर तक तापमान 20 डिग्री से थोड़ा ऊपर भी जा सकता था। ऐसी स्थितियां जो शहद के लिए जानलेवा होती हैं। हालांकि शहद का यह खास बैच बहुत अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन यह खराब हो चुका था। एक लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्होंने बड़े बड़े ड्रमों से बार बार शहद निकाला और उसे दिखाने के मकसद से वापस उन्हीं ड्रमों में डाल दिया। इसके अलावा जब वे इसे शिपमेंट के लिए अलग अलग हिस्सों में बांट रहे थे, तो उन्होंने बिना स्टरलाइज किए हुए औजारों का यह फूलों की महक नहीं थी, बल्कि एक खट्टी सिरके जैसी गंध थी, जिसमें खमीर उठे हुए तलछट की बू भी मिली हुई थी। वह तेजी से दौड़कर वहां पहुंचा और एक बड़े पीपे को ढकी हुई प्लास्टिक की चादर को हटा दिया। शहद की सतह जो पहले अंबर की तरह शांत और पारदर्शी थी, अब बारीक घने सफेद बुलबुलों से भरी हुई थी, जो लगातार पति पति जल्दी आओ जल्द ही। पूरा गांव अफरा तफरी में डूब गया। यह सिर्फ झांग शेन परिवार की बात नहीं थी, बल्कि लगभग हर परिवार का शहद खराब हो गया था। मधुमक्खी पालने वाले दुख से बिलख रहे थे और बेबसी से देख रहे थे कि कैसे उनका शहद, जो कभी सुनहरा और शुद्ध था, अब स्याही जैसा काला हो गया था और खट्टा होकर पानी जैसे गाढ़े घोल में बदल गया था। लिन दाशान ने सब खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म। शहद में खमीर उठ गया है। अब इसे 38 के भाव पर बेचने की बात तो दूर, अगर मैं किसी को इसे यहां से ले जाने के लिए पैसे भी दूं, तो भी वे मना कर देंगे, यह कहकर कि यह बहुत ज्यादा जगह घेरता है। जो कभी 30,000 पाउंड का तरल सोना था, वह अब 30,000 पाउंड का तरल कचरा बन गया है, जिसे अब ठिकाना। ठीक उसी समय जब पूरा गांव आंगन में फैले खराब सिरके को लेकर दुख से बिलख रहा था, सोंगजे अपनी पीठ पर एक थैला टोंगे चुपके से गांव से निकल भागने की तैयारी कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से वह अपनी सास के घर छिपा हुआ था और बाहर कदम रखने से इतना डरा हुआ था कि हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। अब जब सिरका खराब हो चुका था, तो वह जानता था कि अगर क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी उस बेकार मार्केटिंग थ्योरी के साथ बस यूं ही भाग निकलोगे? बिल्कुल नहीं, तुम्हें यह घटिया चीज हमारे लिए बेचनी ही पड़ेगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, आप आज यह गांव छोड़कर नहीं जा रहे हैं। सज्जनों, चाचाओं, बुजुर्गों, देखिए, ये एक प्राकृतिक आपदा है, ये ईश्वर की मर्जी है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि जब बॉस शू आए तो वे अपने साथ एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक लाए थे। बॉस शू ने हमें मधुमक्खी के छत्ते दिए थे, और ये आप ही थे जिन्होंने मेरा पैसा मुझे वापस दो, मेरी जिंदगी मुझे वापस दो। मैं जरूर अंधी हो गई थी जो तुम्हारी बकवास पर यकीन कर लिया। वो 60,000 थे, मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए रखे पैसे। लिन दाशान भीड़ के किनारे खड़े होकर इस तमाशे को देख रहे थे। उनके हाथ में मौजूद तंबाकू पीने वाला देसी पाइप बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में बांट चुका था। जब उन्होंने जमीन पर बिखरे उस टूटे फूटे सामान को देखा, तो अचानक उनके जहन में वह दिन, पिछले साल जब बॉस शू ने मुझे 38 की पेशकश की थी, तो आखिर मुझ पर ऐसा क्या भूत सवार हो गया था कि मैं इतना लालची बन गया और ज्यादा की जिद करने लगा। वह तो ऐसा पैसा था जो मुझे थाली में सजा कर दिया जा रहा था। अब इस पल फेंगनोंग का पूरा गांव एक ऐसी बदबू से भरा हुआ है जिससे जी मिचलाने लगता है। यह बदबू है खमीर उठते शहद की और सड़ते हुए लालच की। इसी बीच 100 किलोमीटर दूर शहर में मैं एक आलीशान रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और मेरे सामने हैं यून चेंग, मेरे नए बिजनेस पार्टनर। मिस्टर शू, आपके भरोसे के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमें इतनी बड़ी मात्रा का ऑर्डर देना सचमुच हमारे लिए गर्व की बात है। ईमानदारी सोने जैसी होती है जब अच्छे लोगों के साथ काम किया जाता है। वे शहद के उन बैरलों के ढेर के चारों ओर जमा थे, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे
रो पीट रहे थे और सिसक रहे थे। मैंने उस दृश्य पर एक नजर डाली। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर मैंने उसे हटा दिया और स्क्रीन बंद कर दी। क्या बात है बॉस शू? कुछ नहीं, मैंने बस एक ऐसा तमाशा देखा जो जरा भी मजेदार नहीं था। फिर भी यह नाटक यहीं खत्म नहीं हुआ। लोग उस रास्ते को तभी याद करते हैं जिसे उन्होंने कभी अपने पैरों तले रौंद। क्याओली सामने के डेस्क से हड़बड़ाते हुए अंदर भागी आई। बॉस, नीचे माहौल काफी हंगामा। वहां कुछ गड़बड़ है। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक नहीं पाए। वहां लोगों की भीड़ बस बहुत ज्यादा थी। 20 से भी ज्यादा लोगों का एक समूह बैनर थामे हुए था और कुछ तो प्रवेश द्वार पर मैं फर्श से छत तक फैली खिड़की के पास गया और नीचे देखा। कंपनी की इमारत के बाहर प्लाजा में फटे पुराने कपड़े पहने संदिग्ध नजर आने वाले लोगों की भीड़ घूमते दरवाजों के बाहर जमा थी। सोंगजे, जो कभी इतना घमंडी और रौबदार हुआ करता था, अब 2 आदमियों के सहारे खड़ा था। उसका सिर बेजान सा लटका हुआ था। जांग शेन ठीक आगे घुटनों के बल बैठा था और बार बार सुरक्षा गार्डों के साथ। कितनी विडंबना है। अभी 1 महीना भी नहीं बीता था जब वे गांव के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर मुझ पर गालियों की बौछार कर रहे थे। मुझे पिशाच। फिर भी अब वे सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके मेरी कंपनी की इमारत के बाहर घुटनों के बॉस, क्या हमें पुलिस को बुलाना? उन्हें नीचे 1 घंटे तक इंतजार करवाने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे मौजूद उन लोगों के लिए वह 1 घंटा शायद एक अनंत काल जैसा लगेगा। इंतजार लंबा होता गया। सुरक्षा प्रमुख मेरे पास आए और मुझे हालात के बारे में बताया। झांग शेन रोते रोते 2 बार बेहोश हो चुके थे। वहीं लिन दाशान लगातार अपने गालों पर थप्पड़ मारे जा रहे थे। जहां तक सोंगजे की बात थी तो गुस्से से भरे मधुमक्खी पालकों ने उसे ठीक आगे अपने सेक्रेटरी और कई अधिकारियों के साथ। मैं धीरे धीरे इमारत से बाहर निकला। वे जो मधुमक्खी के छत्ते लाए थे, जिनका सारा सामान ऊबड़ खाबड़ सड़क पर रिस गया था, अब उनसे एक सड़ी हुई खमीर वाली बदबू आ रही थी जिसने सीबीडी के चमकते हुए प्लाजा को अपनी चपेट में ले लिया था। वहां से गुजरने वाले दफ्तर के कर्मचारी घिन से पीछे हट गए। वे अपनी आंखें फेर कर और नाक बंद करके उस समूह से काफी दूर से गुजरे और उनसे ऐसे बचते रहे मानो वे प्लेग के वाहक हों। जो चीज कभी उनके लिए। मिस्टर जू, ओह मिस्टर जू, आखिरकार आप बाहर आ ही गए। मिस्टर जू, हमसे गलती हुई। हम तो। बॉस शू, प्लीज हमें बचा लीजिए। हमारी पूरे साल की रोजी रोटी पूरी। बॉस शू, शैनजी अत्यंत विनम्रता के साथ आपके सामने सिर झुकाता है। मैं लालच और मूर्खता से अंधा हो गया था। झांग शेन एक ही झटके में उठ खड़ा हुआ। वह मेरी टांगों से लिपट जाने की कोशिश में मेरी ओर लपका, लेकिन 2 हट्टे कट्टे सुरक्षा गार्डों ने उसे कसकर जकड़ लिया। वह बेतहाशा रोते हुए बार बार अपना माथा ग्रेनाइट के फर्श पर पटकने लगा। धम धम और हर वार की गूंज जोर से। मिस्टर शू, हम बस कॉन्ट्रैक्ट पर कायम रहना चाहते हैं। 30 युआन। नहीं, आपको 30 भी देने की जरूरत नहीं है। 20 ही काफी होंगे। बस अपनी भेड़ें लेकर चले जाइए और गांव वालों के लिए गुजारा कर। उस पल सोंगजे भीड़ के सबसे पीछे एक सहमे हुए खरगोश की तरह दुबका हुआ था। उसमें वह शेखी भरी ढिठाई बिल्कुल भी नहीं बची थी जिसके दम पर उसने कभी अपनी शर्तें थोपने की जरूरत की थी। मैं सीढ़ियों पर खड़ा था और अपनी ऊंची जगह से उन्हें नीचे देख रहा था। तेज और चुभती हवा के कारण उनके चेहरे सुर्ख लाल हो गए थे और उनकी आंखों में गहरी दीनता, डर और मिन्नतें भरी हुई थीं। इन चेहरों को जो इतने विनम्र और गिड़गिड़ाते हुए लग रहे थे, उन लालची, शोर मचाने वाले और घमंड गांव के मुखिया लिन। अब आपको वह कॉन्ट्रैक्ट याद आया जब मैं गाड़ी लेकर आया था? तब क्या आप लोगों ने यह नहीं कहा था कि वह। लिन दाशान का झुर्रियों भरा चेहरा यकृत जैसा लाल पड़ गया। अनुबंध को हवा में ऊपर उठाया। बॉस जू, सारी गलती, पूरी की पूरी गलती हमारी ही है। यह सब उस सोंगजे की करतूत थी। उसी ने हमें धोखा दिया था, यह कहकर कि हम इसके 80 हासिल कर सकते हैं। उसी ने तस्वीरें गढ़ी थीं और अफवाहें फैलाई थीं। बॉस जू, हम उसे अपने साथ ले आए हैं। आप जैसा चाहें उसके साथ बॉस शू, मुझसे गलती हो गई। मैं बेवकूफ था और मुझे कुछ समझ नहीं थी। मैं तो बस एक छोटा मोटा नशेड़ी। सोंगजे जमीन पर बेसुध पड़ा था, बुरी तरह कांप रहा था और रोते हुए स्वर में रहम की भीख मांग रहा था। ठीक है, अब यह नाटक बंद करो। तुम सोंगजे से इसलिए नफरत नहीं करते कि उसने तुमसे झूठ बोला। तुम उससे इसलिए नफरत करते हो क्योंकि उसने तुम्हें कोई पैसा नहीं कमा कर दिया। अगर उसने उस दिन सच में
उसे 80 में बेच दिया। तुम सब बस उसकी तारीफों के पुल बांधते हो और फिर मिलकर मेरा शू गुयुआन का एक मूर्ख की तरह मजाक उड़ा। भीड़ में अचानक एक जानलेवा सन्नाटा छा गया। मधुमक्खी पालने वाले, जिनके छिपे हुए इरादे बेनकाब हो चुके थे, शर्मिंदगी भरी नजरें एक दूसरे से मिलाते हुए शर्म से अपने सिर झुका लिए। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा और शहद की उस बाल्टी के पास पहुंचा जिसे झांग शेन लाया था। वह नीले रंग की प्लास्टिक की बाल्टी असल में मैंने खुद ही खरीदी थी। तो यह है वह ईमानदारी जो तुम लाए हो। क्या तुम्हें इसकी महक आ रही है? यह सिरका है, शहद। बॉस शू, भले ही यह पेट के लिए थोड़ा भारी हो, फिर भी इसे खाया जा सकता। इन्हें प्रोसेस करूं? मैं तो हाई एंड एक्सेसरीज का काम करता हूं। मैं कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं हूं। इन बैचेस में यीस्ट और माइक्रोबियल काउंट तय सीमा से हजारों गुना ज्यादा है। हम कीमत 10 कम कर सकते हैं। बस 10 दे दीजिए और हमारी मेहनत के लिए इतना ही काफी होगा। गांव के मुखिया, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? यह पैसे की बात नहीं है। जब मैंने सड़क बनवाई थी तब मैंने 2 लाख खर्च किए थे और तुम्हें धौंकनी बेलोज देने में 1 लाख से कुछ ज्यादा और खर्च किए। मैं एक काफिले और 10 लाख नकद के साथ इस गांव में आया था और तुम्हें 38 का ऊंचा दाम दिया था। यही मेरी ईमानदारी थी, यही मेरा भरोसा था। लेकिन तुमने मेरे उस भरोसे को लिया, जमीन पर फेंक दिया, उसे पैरों तले रौंद डाला और फिर ऊपर से 2 बार उस पर थूक भी दिया। अब वह भरोसा, जिस तरह से आपने इसके साथ बर्ताव किया है, उसकी वजह से ग्रामीण शब्द यहां भी और पूरे कृषि क्षेत्र में भी पूरी तरह से अपनी। मिस्टर जू, आप बस खड़े होकर हमें यूं ही तबाह होते नहीं देख सकते। वह सड़क, हाँ, वह सड़क मैंने ही बनाई थी। उसे बनाने के पीछे मेरा मूल उद्देश्य यह था कि धन के देवता के गांव में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त हो और वे आप सभी को समृद्धि की ओर ले जाएं। लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सड़क पूरी हो जाने के बाद धन के देवता तो प्रवेश करेंगे ही नहीं, बल्कि इसके विपरीत। इसने तो बस आप अपनी बात कहने के बाद मैंने उनकी तरफ मुड़कर एक नजर भी नहीं डाली। मैं मुड़ा और इमारत की तरफ चल पड़ा, अपने पीछे चीखने चिल्लाने की एक तीखी गूंज छोड़ते हुए। सुरक्षा गार्डों ने एक इंसानी दीवार बना ली थी और उन्हें जोर जबरदस्ती से रोके हुए थे। फिर भी मैं टस से मस नहीं हुआ। मेरे कदम न कभी डगमगाए, न कभी रुके। मैं जानता था कि इस पल मैं बेहद निर्मम बन रहा था, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा यकीन था कि जो लोग अपनी बात से मुकर जाते हैं, उन पर रहम दिखाना उन लोगों के साथ क्रूरता करने जैसा है जो अपनी बात। मेज पर ताजा बना शहद, पानी का एक गिलास रखा था जिसे हमारे यूनान बेस से भेजे गए नए शहद से बनाया गया था। इसका रंग सुनहरा पीला था और इसकी महक मदहोश कर देने वाली थी। मैंने गिलास उठाया और एक घूंट लिया। यह बेहद मीठा था। यह एक पूरे हुए वादे का स्वाद था। जहां तक फेंगनोंग गांव के उन लोगों की बात थी, तो उनकी किस्मत में अपनी बाकी की जिंदगी